नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 9 जून। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे डिटेल्स में। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से जो है आपका यूट्यूब ज़्यादा लोगों को ये पुश करता है। और चलिए आपका कंटिन्यू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए, अभी जो है मार्केट बहुत अच्छे तरीके से मतलब अजीब अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ने आपका एक रेपो रेट का, जिसका हमने बात किया था कि रेपो रेट के बारे में इन्होंने बातचीत किया था, तो इन्होंने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो रेपो रेट अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो इसमें ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है या जो भी लेंडिंग रेट होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। तो अगेन बॉटम लाइन वही है कि जब भी आप अपने इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, आइदर लोगों का जो इनकम है वो ग्रो होना पड़ेगा, या उनका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाना पड़ेगा, या उनको डेट जो है वो इजीली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो डेट कम खर्च में वो डेट लेके फिर अपना काम कर सके। यही मोटा मोटी चीज़ हो जाता है। सो अगेन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रिजर्व बैंक होल्ड्स रेट फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। सो द रीज़न बिकॉज कि यहाँ पे अभी जो है लोन को अगर एक्सपेंसिव कर देते हैं तो जैसे मैंने बार बार कहा है कि लोन अगर एक्सपेंसिव हो जाता है क्या होगा। लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा तो जितने भी आपके बिग बिग परचेज है, बिग टिकट परचेजेस हो जाते हैं, जैसे आपका एक हाउस हो गया, बंदा सबसे ज़्यादा खर्चा करता है घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में। और फिर आपका दिवाली सीज़न आ रहा है, ठीक है, दिवाली सीज़न आ रहा है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो अगर आपका लोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो लोग उसको परचेज़ नहीं करेंगे। लोग परचेज़ नहीं करेंगे तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो फिर आप ग्लोबल मार्केट में ये बता नहीं सकते कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वो आप नहीं बता सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंट्रिंसिक चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं, एचडीएफसी बैंक प्राइमरीली हमने देखा है कि बिलियन बिलियन डॉलर मतलब जो है वो बॉन्ड मार्केट से वो पैसा उठा रहे हैं और उसी को जो है वो दे रहे हैं, हाई कूपन रेट में वो परचेज करें। So again, a lot of stuff is going on. Central bank pegs economic growth at 6.5% for the fiscal year. बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी टू बूस्ट फिनटेक लेंडिंग। आरबीआई इज ऑल सेट टू अलाउ फिनटेक्स टू टेक फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी ऑन लोन्स, अ मूव दैट विल सेंड लेंडिंग बाई सच फर्म्स राइज। देखिए, लेंडिंग बढ़ाना है, लेंडिंग को ग्रो करना है, लेंडिंग को ग्रो करना है, लेंडिंग बढ़ेगा तो फिर अच्छा चीज़ होगा। क्या ये आपके लिए अच्छा है एज अ कंज्यूमर? ऑब्वियसली नो। बट यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग डेट टू इंक्रीज योर इनकम, दैट इज गुड। इफ़ यू आर यूजिंग डेट फॉर योर लग्जरी, दैट इज़ नॉट गुड। पर्सनल कंजम्पशन जिससे आपको कोई इनकम नहीं होने वाला है, देन इट इज़ नॉट गुड। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन आप कर रहे हैं, जर्मनी में जाके एजुकेशन कर रहे हैं, यूएसए में एजुकेशन कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे जाके आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उसको डेट लेके अगर आप करते हैं, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? डेफिनेटली येस। द रिस्क पॉसिबिलिटी इज़ मच हाइयर। बट उसी जगह पे अगर आप फॉर एग्जांपल एक लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हैं या आप एक मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपने 40 लाख का लोन लिया है, जिसको आप घर में सजा के रखोगे, गराज में हफ्ते में एक दिन निकालोगे, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? नॉट रियली। पर यहाँ पे उसी मर्सिडीज बेंज को लेकर अगर आप किसी एलीट क्लब में घुस जाते हैं जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है, नेटवर्किंग मिलता है, फिर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? येस, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका रिलेटिव होता है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वेदर द डेट दैट यू आर टेकिंग इज इट गोइंग टू मेक यू मनी और नॉट। अबाउट 24 ग्लोबल ब्रांड्स लाइकली टू सेट शॉप इन इंडिया। तो अगेन इसके पीछे आपका रीज़न क्या है? ये सारे जो है आपका आइदर अंबानी, आइदर आदित्य बिरला, आइदर टाटा के साथ कोलैबोरेट करके ही आपका रिटेल सेगमेंट में आएगा। जैसे आपका वो नाम है ना, ज़ारा, सुनजरा सुनिए सुनजरा, ज़ारा वाला जो है वो इंडिया में खुद तो नहीं आ रहा है, वो टाटा के माध्यम से आ रहा है। टाटा के साथ पार्टनरशिप करके बंदा आया है यहाँ पे इंडिया में। सो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग लेके आएंगे 2 डजन ब्रांड को। एंड कौन कौन लेके आएगा यहाँ पे? जो है आपका आदित्य बिरला फैशन लेके आएगा, लफाइट, रिलायंस लेके आएगा, रिलायंस कवाली को लेके आएगा, रॉबर्टो कवाली, डनहिल, डनहिल तो सिगरेट वाला कंपनी है ना, फुट लॉकर, बहुत अच्छी बात है, बैलेंशियागा, मैक्लारेन, वैलेंटिनो रॉसी, नहीं वैलेंटिनो रॉसी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको वही देखने को मिल रहा है दैट जो एलीट वाला बंदा है, जो एलीट वाला बंदा है उसका इनकम तो भरपूर बढ़ रहा है, बट जो लो इनकम ग्रुप है वो खत्म हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, खत्म तो होना ही है। जितना इकोनॉमिक डिवाइड होगा उतने सिविल वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड फिर सिविल वॉर को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं देन यू हैव टू, द गवर्नमेंट हैज़ टू पुट लाइफ सपोर्ट और बेसिकली सब्सिडी फॉर दी लो इनकम ग्रुप, और इससे जो है मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो हम यहाँ पे पहले बोलते थे ना, लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सो ये अपर मिडिल क्लास लोअर में घुस जाएगा, लोअर मिडिल क्लास लो इनकम ग्रुप में घुस जाएगा। अपर में से आइदर कुछ लोग जो है वो एलिट में मूव करेंगे और बाकी जो है वो आपका लोअर मिडिल क्लास में आ जाएगा। सो वो जो
मिडिल क्लास वाला जो चीज़ है, इसलिए आपको नाइजीरिया नाइजीरिया को स्टडी करना चाहिए। नाइजीरिया में आपका कोई मिडिल क्लास नहीं है। अगर आप देसी स्टाइल में देखना चाहते हैं, बिहार बिहार इज़ एन एग्जांपल। बिहार में मिडिल क्लास नहीं है। जब मैं वहाँ पे गया था, या वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट वाज अराउंड 2000। बचपन में ट्रैवल करता था बहुत वहाँ पे। सो 2010 के पहले, 2006, 10 2006 से लेके 2012 तक वहाँ पे उस जगह पे मैंने ये देखा था, मैंने ये स्टडी किया था कि मिडिल क्लास, या मेरे को बताया भी गया था, मैं बात करता था मतलब, तो वहाँ पे मिडिल क्लास, बिहार में मिडिल क्लास नहीं है। तो बिहार में मिडिल क्लास जो है हमेशा मूव आउट करता है, इधर दे मूव टू नॉर्थ इंडिया और वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिकॉज रैम्पेंट करप्शन, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सारी चीज़ें जब होती थी, अभी भी शायद से होता है, आई एम नॉट श्योर। Delivery wants go first involves insolvency resolution declared as fraudulent. डिलीवरी बचाने से क्या होगा भाई, कुछ नहीं होने वाला, ये सब चलता ही रहता है। पैसा लेके गायब हो गया, चलो अच्छा, ये सब चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुजा जो है वो लेना चाहते हैं आर कैप को। आर कैप जो है अनिल अंबानी का है। अगर आपको पता नहीं कि कनाडा इज़ बिकमिंग अ हब फॉर खालिस्तानीज, और वहाँ पे जो है कुछ दिन पहले 5th, आई थिंक 5th जून में एक परेड निकाला गया था, जहाँ पे 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्याकांड की गई थी उसको ग्लोरीफाई किया गया था। सो कनाडा इज़ बिकमिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया में ही आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, और मतलब जैसे आपको बताया जाता है कि आपने देखा होगा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में एक सेट ऑफ पीपल को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को फ्री हैंड दिया जाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और जो बाकी है उसको हमेशा दबाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इंडिया में जो रूल्स है वो ग्रे है, मतलब देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट रूल इन इंडिया, वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो कनाडा में भी वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। कनेडा कनाडा में भी ये सीन है कि कनाडा में आपका वही वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गया, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गया। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जब जहाँ पे भी होता है, तो फिर वहाँ पे जो लीडरशिप होता है या पॉलिटिकल लीडरशिप होता है, फिर वो वीक हो जाता है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स आपका यूएस में भी है, आपका कनाडा में भी है, या मतलब कनाडा में आप देख पा रहे हैं, यूके में भी है। सो घेटोआइजेशन, इसको एक पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको पढ़ना चाहिए, घेटोआइजेशन बोलते हैं, घेटो बोलते हैं। सो अगेन, जैसे सोमाली माइग्रेंट्स है वो कनाडा में घेटो में रहते हैं, यूएसए में भी घेटो में रहते हैं। तो घेटोआइजेशन का मतलब ये होता है कि घेटो में जब रहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये चीज़ आपको सीखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी ये इकोनॉमी को स्लोली एंड ग्रेजुअली इफेक्ट करता है। जब भी आप घेटोआइजेशन में काम करते हैं या घेटोआइजेशन हो जाता है, उसमें क्या होता है कि घेटो यानी एक बस्ती के अंदर ही लोग जो है रहना शुरू करते हैं, उसके बाहर जो है किसी को जाने नहीं दिया जाता है या किसी को आने नहीं दिया जाता है। सो फिर जब घेटो होता है, घेटो में जो है कुछ कुछ ही लोग जो है उसको कंट्रोल करते हैं, घेटो को कुछ लोग कंट्रोल करते हैं। तो उसको जब कंट्रोल करते हैं, तो फिर इस घेटो को कंट्रोल करने के लिए फिर आप जो कंट्रोलर जो होते हैं या जो सरदार होता है, उसको आप जाके इधर घूस देते हैं, फियर देते हैं, या उसको आप स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं। वही चीज़ आपका इंडिया में भी होता है, कनाडा में भी होता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सैड दैट इट इज़ हैपनिंग इन कनाडा। ये कनाडा में अभी हो रहा है, ये कुछ दिन बाद आपका ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, और फिर उसके बाद यूएसए में भी होगा। यूएसए में आपका जहाँ पे भी आपका गन गन कल्चर है, यानी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ गन ज़्यादा है, जैसे यूएसए में है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करता है यूएसए में, आप देखोगे गूगल में आप सर्च कीजिएगा, या इवन यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, इफ़ यू लाइक वायलेंस और इफ़ यू लाइक बीइंग पीपल बीइंग शॉट एट, तो गन फाइट आप देख सकते हैं। ब्राज़ील ऑफ ड्यूटी आप चेक कर सकते हो। आप मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई जो क्रिमिनल्स हैं उनको गोली मारा जा रहा है, तो फिर ब्राज़ीलियन ऑफ ड्यूटी वो आप चेक कर सकते हो। बहुत आपको देखने में मज़ा तो पता नहीं, बट देखने में अच्छा लगेगा। ये चीज़ बहुत अच्छा है। असम इज बैटलिंग स्कॉचिंग हीट कंडीशन ओवर लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो लोग पेड़ लगाएंगे 10 मिलियन, यानी आपका 1 मिलियन, 10 मिलियन इज़ 1 करोड़, अच्छा 10 मिलियन इज़ 1 करोड़ आपका पेड़ लगाया जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। क्योंकि आपका जितने भी असम हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, वो पेड़ काट के ही, आपका फॉरेस्ट काट के ही आपका मतलब बनेगा। और फिर जब आप फॉरेस्ट काटोगे तो जंगल खत्म हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा तो इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। एंड नेचर हैज़ अ वेरी ब्रूटल वे ऑफ रीसेटिंग एवरीथिंग। तो जब भी नेचर रीसेट करने जाएगा, तो फिर बहुत सारे लोग, जैसे हमने देखा है असम में फ्लड हुआ है, बैंगलोर में फ्लड हो रहा है, बंगाल में भी फ्लड हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है। नेचर मतलब नेचर जो है वो
रीसेट जब करता है ना बहुत डेंजरस तरीके से करता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. आरबीआई लेट्स बैंक डिसाइड कॉल बोरिंग लिमिट. सो ये बहुत 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 बड़ा चीज़ है. ये बहुत अच्छा चीज़ है. तो लिक्विडिटी जो है आपका मार्केट में या बैंक्स के मतलब बैंक्स जो है एक दूसरे को लेंडिंग भी करते हैं. ओवरनाइट आपका रेट होता है. ये सारी चीज़ें होती हैं. आपको पढ़ना चाहिए अगर फाइनेंस सिस्टम में काम कर रहे हैं. सो इस जगह पे अगर कॉल बोरिंग लिमिट अगर आरबीआई बोलते हैं कि बैंक आप डिसाइड करो तो वहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबिलिटी होती है. देन आरबीआई को आपको पूछना नहीं पड़ता है या आरबीआई के से आपको परमिशन नहीं लेना पड़ता है. जैसे आपका गैंग्स ऑफ वासेपर में था ना, परमिशन लेना चाहिए आपको. परमिशन लीजिए. So the call market is an uncollateralized avenue used by bank to meet short-term financial requirements. और यहाँ पे जो है वो एक दूसरे से वो लोन लेते हैं, अपने बिजनेस को जो है कवर करते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है. फाइनेंस सेगमेंट में आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा. इसलिए मैंने एक क्वार्टर के लिए कुछ फाइनेंस स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करके रखा हुआ है. मे बी फॉर अ डिसेंट रिटर्न. 7 to 10% मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है. बट अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर जो भी मिलता है मैं वहीं से निकल जाऊँगा. बैंक्स रेट सेंसिटिव सेक्टर शेयर्स डिक्लाइन. तो वही आपको देखने को मिलेगा दैट थोड़ा सा डिक्लाइन तो होगा यहाँ पे. बैंक निफ्टी स्लिप्स बिलो 44,000 आज जो है वो रिवर्ट बैक कर चुका है. बट बैंकिंग सेगमेंट में जैसे मैंने बताया ना, बैंकिंग सेगमेंट में थोड़ा सा मूवमेंट जैसे BFSI हो गया. बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस विल ग्रो, फाइनेंशियल सर्विसेज विल गो, बट बैंकिंग इज लिटिल बिट रिस्की भाई. क्योंकि लेंडिंग में उनका वो लेंडिंग ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है. फिर उनको NII जो है वो कम हो रहा है. NPA बढ़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उनको भी पता है कि NPA जो है वो बढ़ेगा, ग्रॉस NPA वो ग्रो करेगा. सो या गोल्डमैन सैक्स जो है वो आपका ला रेनॉन हेल्थ केयर में 1600 करोड़ डालेगा. हम्म. सो हेल्थ केयर सेगमेंट में काम हो रहा है भाई. हेल्थ केयर सेगमेंट ग्रो करेगा. पंकज सिंह एंड फैमिली 80% ऑफ द, फिर इसको IPO में पुश करके फिर वो पैसा निकाल के निकल जाएंगे. तो इसका अच्छा है. मतलब देखो ना क्या पे नेफ्रोलॉजी, न्यूरो, नेफ्रो, फार्मा जो है 130 बिलियन डॉलर. ज़्यादा तो पैसा पंप नहीं कर रहे. 100 करोड़ पंप कर रहे हैं. 2015 में इन्होंने 100 करोड़ पैसा डाला हुआ था. फिर 220 करोड़ इन्होंने डाला हुआ था. ज़्यादा पैसा नहीं है. मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा डाला नहीं, बट दे आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स है. बेन कैपिटल बाय स्पेशलिटी केमिकल पोरस लैब्स. भाई पी तो भाई धड़ल्ले से परचेज कर रहे हैं भाई. पी जो आपने एक पैटर्न देखा है. जो पी है, पी वाले बंदे आपका IPO वाले या सॉरी पब्लिक कंपनी में कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं भाई, ये जितने भी सारे थोड़ा सा मेच्योर्ड कंपनी जो मतलब जिसको IPO में लेके जाया जा सकता है, वो सारे जो कंपनी को परचेज कर रहे हैं भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ परचेज कर रहे हैं. यहाँ पे आप देखो स्पेशलिटी कंपनी नहीं है ना, तो वो किसको सप्लाई करती है, जितने भी फार्मा कंपनी है उनको सप्लाई करती है. तो अभी इस जगह पे ये लोग पी पी के माध्यम से ये लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे. इसका एक्सपेंशन करके ग्रोथ करेंगे. फिर IPO के लिए फाइल करेंगे. IPO में फाइल इसलिए करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमने जो है इसको परचेज़ किया था. फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ इसका रेवेन्यू था. वहाँ पे उससे परचेज़ करने हमने यहाँ पे और 1000 करोड़ डाला इसमें. उसको फिर हमारा ग्रोथ हो गया मे बी 3000 करोड़ में आपने ग्रोथ दिखाया. तो 300% आप ग्रोथ दिखाओगे जब आप फाइलिंग करोगे और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केटिंग करोगे, PR करोगे. फिर आप बताओगे 3000 करोड़ से हम यहाँ पे इसको 9000 करोड़ में जंप करना चाहते हैं. सो व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू सेल अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ओनरशिप थ्रू दी IPO सेगमेंट और वहाँ से कैश उठाना चाहते हैं. फिर जब आ जाएगा ये पी वाले बंदे जो हैं वहाँ पे एक मल्टी बैगर पैसा लेके निकल जाएंगे. और फॉर एग्जांपल इनका अगर ओनरशिप है 30%, 20% या 15% IPO में बेच के निकल जाएंगे. फिर देखना आप ऊपर जो आपको देखने को मिला था ना कि आपका 66% ओवर सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें वही हैं. तो वही होगा. सो ये एक पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है स्टॉक मार्केट में. सो विच इज़ समथिंग दैट शोज़ दैट नए जो IPO फाइलिंग है 2 साल के अंदर आपको बहुत सारा IPO फाइलिंग देखने को मिलेगा. बहुत छोटे छोटे अननोन कंपनीज का फाइलिंग देखने को मिलेगा. बट दे विल बी मेड नोन बाय एडवर्टीजमेंट. किधर गए हो? होम सेल्स टू स्टे ऑन ग्रोथ पाथ, कूलिंग इन्फ्लेशन एंड लोअर रेट्स विल हेल्प सस्टेन. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. बट हमने ये भी देखा था कि NRI लोग जो है, NRI लोग परचेज कर रहे हैं. नियरली 1/3 जो परचेज हो रहा है वो NRI लोग परचेज कर रहे हैं. तो क्यों कर रहे हैं? देसी लोग क्यों नहीं कर रहा है? जो यहाँ पे एक्चुअली में रहता है वो क्यों नहीं परचेज कर रहा है? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है.
The increase have led cost inflation for the sector that has linkages more than 260 ancillary key industries. Housing loan rates now hover around 9% from record low of 6.6% a year ago. Affordable housing demand, which is more sensitive and interested, are already seeing the impact of rate hikes. ये आप पढ़ो, ये आर्टिकल जो है ना ये आप पढ़ो, मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, आप पढ़ो। इससे क्या होगा, ओल्ड स्टॉक पड़ा रहेगा, ओल्ड स्टॉक यानी जो रियल एस्टेट में ओल्ड स्टॉक पड़ा रहेगा वो उसको क्लीन करना चाहेंगे। फिर आप यहाँ पे देखो ना कि 6.6% कहाँ पे 9%, नियर अबाउट 2.3% का आपका चेंज है, 2.4% का। इट्स क्रेजी मैन, इट्स वेरी वेरी क्रेजी। सो जब भी ऐसा रहेगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि भैया लग्जरी हाउसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मिड इनकम हाउसिंग है या अफोर्डेबल हाउसिंग है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और इस जगह पे अगर आपको लो कॉस्ट में घर लेना है तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं, अगर आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, अगर आपका परचेजिंग पावर बढ़िया है। यहाँ पे इस जगह पे इनको ओल्ड स्टॉक क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। सो यूरोप में आपका रिसेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंट्री है जर्मनी अभी माइल्ड रिसेशन में घुस चुका है। ठीक है, अभी अगर जब ये रिसेशन में घुसेगा, इकोनॉमी श्रिंक करना शुरू करेगा, सो जर्मनी बेसिकली इज़ द ड्राइवर ऑफ यूरोप। तो फिर बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कंपनीज़ हैं, कंपनीज का बोलो कंट्रीज़ हैं, तो वो भी आपका श्रिंक करना शुरू करेगा। एंड रशिया इज़ ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। रशिया एंड यूएसए दोनों चाहते हैं कि भाई यूरोप को जो है कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि यूरोप बीच में ईयू के माध्यम से खुद इंडिपेंडेंट बनने की बात कर रहा था। जीबी जो है यानी ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ पे नेहरा जी, आशीष नेहरा इज़ द प्राइम मिनिस्टर, और आशीष नेहरा इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जीबी यानी ग्रेट ब्रिटेन। और फिर वहाँ पे आपका यही है, यूएस डज नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग यूरोप, रशिया डज नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग यूरोप, इवन इंडिया डज नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग यूरोप, चाइना डज नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग यूरोप, यूएसए डज नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग चाइना। मतलब कोई किसी के हित में नहीं चाहता है, बट सबको सब मतलब एवरीवन वांट्स एवरीवन टू हेल्प ईच अदर। जीसीसी में जो है सऊदी इज़ बिकमिंग वेरी पावरफुल, सऊदी इज़ सो रिच। अभी आपका पीजी जो गोल्फिंग है, गोल्फ एसोसिएशन को भी आपका सऊदी ने परचेज़ कर लिया है। बहुत सारे जो आपके फुटबॉल क्लब हैं, आप जो हमें यू आई थिंक वो है ना ब्रिटेन में जो है, जिसमें ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर सिटी, ये सारे जो हैं ये सब तो सब सऊदी ओन्ड है। पीएसजी इज सऊदी ओन्ड या कतरी ओन्ड। सो या ये देखिए, आशीष नेहरा इज़ द प्राइम मिनिस्टर आशीष नेहरा। बाइजू टू ले ऑफ मोर स्टाफ इन फ्रेश, बहुत अच्छी बात है, बट बाइजू विल नॉट फॉल, बाइजू शुड नॉट फॉल। ये देखो भाई भाई मेरे, वही मैंने बताया ना, स्लो बीएफआई स्पेंडिंग हर्ट डील ऑलरेडी बता दिया था। सो इसी तरीके से काम चलता है, बहुत अच्छी बात है। 40% फ्रॉम बीएफएसआई फर्म्स भाई, सही है भाई, सही है। क्रिप्टो कंपनी स्टार्ट लुकिंग अब्रॉड एज यूएस जो है वो क्रैक करना शुरू करेगा, तो अभी दे विल बी मूविंग टू सिंगापुर, दुबई। इसलिए सब भागेंगे दुबई और सिंगापुर, या आयरलैंड अगर कर देता है तो आयरलैंड। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।